चलो बच्चों, तो अभी हम सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हम मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करना सीखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एनएलएम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? बेसिकली इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अगर बेसिक डेफिनेशन बोलूं तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं लिख देता हूं एक बार, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? सिस्टम का। जैसे मान लीजिए सिस्टम क्या होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए हम एक प्लेटफॉर्म पे रखे हुए ये एक प्लेटफॉर्म पे रखी एक बॉल है ना। इसका अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एफबीडी बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसकी कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं। पहले समझिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में करना क्या होता है? इसमें हमें करना होता है कि सबसे पहली चीज है कि रिमूव ऑल सपोर्ट्स। रिमूव ऑल सपोर्ट्स। तो जहां जब भाई सपोर्ट है इसका, वो सारे सपोर्ट्स हमें रिमूव करने हैं, हटाने। और जो भी फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सभी फोर्सेस रिप्रेजेंट कर देने हैं। एंड शो ये शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम। अब हमारे सिस्टम के ऊपर जो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर दो। तो क्या करना है? दो काम है छोटे छोटे से, और वो दो काम करके हम लोग फ्री एकदम हो सकते हैं। किससे? फ्री बॉडी डायग्राम से। अब जैसे ये सिस्टम था, इस पर कौन कौन से फोर्सेस हैं आप देखो। सबसे पहला फोर्स आ सकता है यहाँ पर। अगर सबसे पहले तो इसके सारे के सारे क्या करने हैं हमें? वो हटाने हैं, सपोर्ट्स। तो ये सपोर्ट हटाना है, तो ये हमने सपोर्ट हटा दिया, ठीक, हवा में लगा दिया। अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं भाई? इस पर काम कर रहा है एक फोर्स mg, ठीक है ना। mg मतलब ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है, करे पुल, ठीक है। अर्थ इसको पुल कर रही है, mg लगा रही है। दूसरा जो फोर्स है वो ग्राउंड लगा रहा है इसके ऊपर। कहां? किधर की तरफ? ग्राउंड लगा रहा है फोर्स ऊपर की तरफ, ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन n। तो सवाल ये उठता है पहला कि अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो कौन कौन से फोर्सेस आपको दिखाने होते हैं। जनरली अगर हम नीट जेई बोर्ड के बारे में बात करें या कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो कि 12th तक आता है, 12th तक के में हमें 4-5 फोर्सेस है जनरली जो कि दिखाने होते हैं। जैसा सबसे पहला फोर्स मैंने आपको बताया, वेट। जो सबसे पहला फोर्स काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ पे क्या काम करता है? mg, वेट। तो वेट क्या होता है? वेट होता है टोटल फोर्स exerted by planet on a body। जैसे हम प्लेनेट अर्थ की बात करें तो प्लेनेट अर्थ हम पर जो फोर्स लगा रहा है, अर्थ जो मुझ पे फोर्स लगा रहा है, G m1m2/r², दैट इज वेट। वो मेरा वेट है, ठीक है ना। उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं mg। जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी कर सकता है, बदल सकता है, चेंज हो सकता है, ये सबको पता है ना। लेकिन अर्थ के लिए जी की वैल्यू 9.81 लेते हैं या फिर अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं। तो जी की वैल्यू अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कभी कभी हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो, अदरवाइज 9.8 लेते हैं। अब मून के लिए किसी मतलब प्लेनेट पे या कहीं पे भी हम और प्लेसेस पे जाएंगे तो वो वेरी कर सकता है। अर्थ पर भी ये वेरी करता है, अलग अलग जगहों पे जी की वैल्यू अलग अलग होती है। लेकिन इन जनरल हम जो वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं? 9.81 या 10 लेते हैं, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। बट ठीक है, पोल पर और इक्वेटर पे जी की वैल्यू भी बदल सकती है, उसको हम ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें यहाँ पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है नहीं। तो पहला जो फोर्स आता है वो है वेट। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट के वेट को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हम डिसाइड करेंगे क्वेश्चन में, और वो हम लोग को लेना ही होता है। 99% होता है कि वेट कंसिडर करते हैं, काम आता है। दूसरा आता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है आप समझिए। नॉर्मल, जैसे हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा,
है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एनटीएल, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही मैं मान लीजिए इसको वॉल को मारूंगा तो वॉल को तो हर्ट होगा, लेकिन मेरे हाथ पे भी लगेगी, मुझे भी हर्ट होगा। तो वो क्यों होगा? क्योंकि वॉल ने मुझ पर रिएक्शन लगाया, मैंने एक्शन किया था और उसका एक रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन कैसा हुआ? न्यूटन्स थर्ड लॉ से। अब सभी एक्शंस के लिए एक रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन फोर्स बेसिकली दो होते हैं, रिएक्शन फोर्स दो होते हैं। मैं अगर रिएक्शन की बात कर रहा हूं, जनरल कंडीशन में हम दो तरह के रिएक्शन फोर्सेस की बात करते हैं। पहला होता है नॉर्मल, दूसरा होता है पैरेलल। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, एक होता है पैरेलल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लेते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर हमने एक बॉडी रख दी है, बॉडी है मान लीजिए ये, और ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, ठीक। तो इस पर क्या होगा? अगर हम बात करें mg, तो ऐसे लग रहा है ना। mg के दो कंपोनेंट आएंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब होगा क्या कि ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, वो होगा नॉर्मल फोर्स, है ना। एक फोर्स लगेगा ऊपर, क्योंकि नीचे स्लाइड कर रहा है ना, स्लाइड नीचे कर रहा है तो ऊपर लगेगा, उसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इज पैरेलल, Fr, फ्रिक्शन। तो इट इज अ पैरेलल रिएक्शन फोर्स, इट इज अ पैरेलल रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। और नॉर्मल फोर्स कौन सा है? ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया N, और ये हो गया Fr, ठीक है ना। दोनों को और सारा समझते हैं। तो नॉर्मल फोर्स होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल फोर्स, ऐसा, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया हमारे लिए, ठीक। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से लगेंगे, दोनों ही फोर्सेस थर्ड लॉ से काम करते हैं। तीसरा जो आएगा वो फ्रिक्शन मैंने ले लिया, फ्रिक्शन फोर्स, इट इज अ पैरेलल रिएक्शन फोर्स। इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे रिड्यूस किया जाता है, सारी बातें हम लोग समझेंगे। बट फिलहाल हमें समझना यह है कि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो पैरेलल रिएक्शन होगा, ये भी न्यूटन थर्ड लॉ से आता है, पैरेलल रिएक्शन। फिलहाल आप इसको पैरेलल रिएक्शन फोर्स कह सकते हो फ्रिक्शन को। चौथा जो फोर्स हमें यहाँ पे कंसीडर करना होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी, क्योंकि हमें ज्यादा डिटेल की आवश्यकता है नहीं। जब हम चीजों को पढ़ेंगे समझेंगे अलग अलग चैप्टर्स में, जैसे ग्रेविटी में हम लोग वेट को पढ़ेंगे, नॉर्मल रिएक्शन तो हम यहाँ सीख ही रहे, और फ्रिक्शन को अभी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन में। एक सेपरेट चैप्टर होगा, सेपरेट लेक्चर होगा, जिसमें कि हम लोग स्पेसिफिकली फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 1 से 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर रहेगा, तो उसको हम करेंगे बाद में। उसके बाद आता है टेंशन। टेंशन फोर्स क्या है? अब टेंशन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहां से क्लीन अप करता हूं, चलिए यहां समझते हैं। टेंशन आता है जनरली, हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में, किस में आएगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागा। तो एक धागा है जिससे कि हमने किसी पत्थर को बांधा है। मान लीजिए कि दो बॉक्सेस हैं इस तरह से, इसके बीच में मैंने धागा बांध दिया, ठीक है ना, ये धागा है। या मान लीजिए मैंने छत से एक पेंडुलम को लटका दिया, ये धागा है। तो धागे में क्या आएगा? इस टेंशन आएगा, ठीक है ना। तो इस धागे में जो आएगा वो आएगा टेंशन। अब ये टेंशन क्यों आया, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए, जो भी मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, क्योंकि ये किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, नायलॉन का, कॉटन का, प्लास्टिक का, जो भी है, स्टील का, जो भी ये मटेरियल है, जो स्ट्रिंग बनी है जिस भी मटेरियल से, तो वो एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अरेंज होते हैं इस तरह से, और एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। अब ये दिखने में तो हमें एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर दिखता नहीं है, बट ये धागे का स्ट्रक्चर है इस तरह से, है ना। ये स्प्रिंग लाइक जो शेप आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एक वेट टांग दिया, मान लो mg लगा दिया नीचे की तरफ, तो ये स्ट्रेच होगा, खींचेगा।
लेकिन अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, अगर हमारी स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि खींचने नहीं चाहती है वो, तो होगा क्या कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, जैसे मैं इसको स्ट्रिंग को ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूं, तो इमेजिन कीजिए जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसको नीचे की तरफ, ये ऐसे नीचे की तरफ दबाएगा, तो क्या होगा, इसमें जो स्ट्रेस आया, जो फोर्स आया, जो इसने अपोज किया, इसके स्ट्रेच होने को अपोज कर रहा है, दैट इज टेंशन, है ना। तो वैसे इतना जरूरी नहीं है समझना कि टेंशन कहां से आया, क्यों आया, बस समझने की जरूरत यह है कि टेंशन हमेशा एंड से अंदर की तरफ आएगा, जैसे इस एंड से टेंशन आएगा नीचे की तरफ, है ना, इस एंड से टेंशन आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, हमेशा अंदर की तरफ रहेगा टेंशन, ठीक है। तो यहां से अगर टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन ऐसे आएगा, और यहां से टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन ऐसे आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक टांगा हुआ है, तो टेंशन हमेशा अंदर की तरफ आएगा, एंड से अंदर की तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा, ये हमें ध्यान रखने की बात है। और एक फोर्स आता है, एक सेकंड पहले इरेज करते हैं। तो जो पांचवा फोर्स आएगा वो आएगा स्प्रिंग फोर्स, ये ध्यान रखना है। स्प्रिंग फोर्स मतलब कि भाई आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, इस तरह से है या इस तरह से है, तो स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हो ना, तो इसमें एक क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स आता है, रीस्टोरिंग फोर्स, F इज टू के एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स होता है F इज टू के एक्स। तो जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है या कंप्रेस हो रही है, स्ट्रेच या कंप्रेस होती है, उसके ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो F है वो प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जैसे ही आप स्प्रिंग को खींचोगे, अगर स्प्रिंग नीचे आ रही है, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग ऐसे हो गई, ऐसे, तो स्प्रिंग खींच गई ना आपकी ये एक्स, तो रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। जैसा आपका डिस्प्लेसमेंट है जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है इसमें। ठीक, तो फिलहाल और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अगेन मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से समझाऊंगा जब हम एसएचएम पढ़ेंगे। तो ये सभी फोर्सेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ डिस्कशन करने से हमारा बहुत सारा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, जो कि अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है ना। तो इन सबको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, स्प्रिंग के बारे में हम बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। वैसे मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लेक्चर्स आपको डाल चुका हूँ, अगर आप चाहो तो स्प्रिंग के बारे में वहां पे और स्टडी कर सकते हो वहां जाकर के। लेकिन फिलहाल समझने की बात यह है कि हमें यहाँ पे 4-5 फोर्सेस के बारे में कंसीडर करना है। एक फोर्स और हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अब देखिए फोर्सेस आप बोलोगे सर कितने फोर्स है, बेटा फोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन हमें 5-6 फोर्सेस को एक बार चेक करना है कि ये फोर्स है क्या सिस्टम में, हो सकता है हो सकता है ना भी हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब जैसे मान लो ये पार्टिकल है, इसके पास चार्ज है क्यू, और नीचे से मैंने एक चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया, यहाँ पर चार्ज है कैपिटल क्यू, यहाँ एक स्मॉल क्यू, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो इस पे चार्ज पे लगने वाला फोर्स कूलम्स लॉ कहते हैं इसको। अगर आप 11th के बच्चे हो तो शायद आपको नहीं पता होगा, 12th वाले बच्चे इसको अभी तक पढ़ चुके होंगे। कूलम्स लॉ लगेगा F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। या मान लो कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल है, तो इसको रिपेल करेगा, या साउथ पोल हो सकता है। तो चार्जेस के बीच में, करंट के बीच में जो फोर्सेस काम करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं। अब कोई सिस्टम अगर हमारे पास आ गया है, तो उस सिस्टम में 4-5-6 फोर्सेस हैं जो कि हमें कंसीडर करने होते हैं इन एनी सिचुएशन, ये पूछे जा सकते हैं। तो वो सिस्टम में आपको डायग्राम दे देगा, हो सकता है थियरी लिख करके दे दे, बट आपको खुद सोचना होगा क्या ये फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे फ्रिक्शन है, किसी किसी सिस्टम में फ्रिक्शन काम करता है, बट कई जगहों पे नहीं भी करता, वो कह देता है स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस का मतलब फ्रिक्शन हमें कंसीडर करना ही नहीं है। और कहीं पर कह देगा भाई जो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है,
या मासलेस है, तो मासलेस का मतलब स्प्रिंग का कोई मास ही नहीं है, मास जीरो लेंगे, सिस्टम का ही मास लेंगे, सिर्फ स्प्रिंग का जो रस्सी है, धागा है, उसका हम मास कंसिडर नहीं करेंगे। इस तरह सिचुएशन दे देता है, कहीं पे कह देगा वेटलेसनेस आप कंसिडर कर लो भाई, ऑब्जेक्ट जो है बहुत लाइट वेट है ना, जैसे फेदर है, अब हवा में हम फेदर को गिराएं तो फेदर का वेट कंसिडर करना ही बनता ही नहीं है, क्योंकि उसका अपने आप जो उस पर फोर्स लग रहा है, ड्रैग लग रहा है, जो बायंसी लग रही है, वो बहुत ज्यादा है ना, तो उसके बारे में हमें कंसिडर नहीं करना होता। तो डिपेंड करता है कि आप कहां पे कौन कौन से फोर्सेस कंसिडर करोगे, दैट इज समथिंग यू हैव टू डिसाइड ऑन द सिचुएशन, मतलब जैसा भी क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे भाई कौन कौन सा हमें लेना है फोर्स और कौन कौन सा नहीं लेना है। ठीक है ना, आप कोई चीज रुकी हुई है तो उस पर आप फ्रिक्शन कंसिडर कर सकते हो क्या? नहीं करोगे, है ना, तो वो चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक, आगे चलते हैं, थोड़े डायग्राम्स बनाते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हाँ यार एक्चुअल पिक्चर क्या है। ठीक है, चलिए अब कुछ बेसिक बेसिक हम लोग डायग्राम्स बना के देखेंगे कि क्या कैसे काम करता है ना। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, सिंपल एकदम बेसिक, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स का मास है m, बताइए इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है। तो ये सरफेस पे रखा है, तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाने के लिए हम सिर्फ बॉक्स को बनाएंगे और रिमूव ऑल सपोर्ट्स, तो सब जो सपोर्ट था इसका एक ही सपोर्ट था, वो सपोर्ट हमने हटा दिया। ठीक है, बॉक्स को एज इट इज बना दिया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप है हमारे पास, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और इसका वेट mg और नॉर्मल रिएक्शन, दैट्स इट, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये क्या बन गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बने, क्या इस पे कोई और फोर्सेस है? नहीं है। क्या इस पे धागा बंधा हुआ है, टेंशन देखना है? नहीं देखना। क्या इसमें स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स देखना है? नहीं देखना है। क्या ये मूविंग है, इसमें फ्रिक्शन देखना है? नहीं देखना है। क्या यहाँ पे कोई चार्ज या मैग्नेटिक फोर्स है? नहीं है, तो फिर नहीं देखना है। इस तरह से हमें कंसिडर करना पड़ेगा कौन कौन से फोर्सेस हैं और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, वो सब चीजें देखने के बाद जो भी फोर्सेस हमें नजर में आ रहे हैं वो सारे फोर्सेस हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। दिस इज द एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है ना, तो n इजिकल्स टू mg। क्या सर हमेशा n इजिकल्स टू mg होगा? जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, ये है, यहाँ पे दो मासेस हैं, कैपिटल M और उसके ऊपर एक रखा है छोटा वाला m। अब इस सिचुएशन में अगर देखें तो हमारे पास दो डायग्राम्स आ सकते हैं, दो डायग्राम आने चाहिए। ठीक, अब जैसे मैं पहले स्मॉल m का एफबीडी बनाता हूं, छोटे वाले m का इस एफबीडी बनाएंगे, तो स्मॉल m के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहले तो इसका mg नीचे की तरफ आएगा, ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, केवल n1 कह दो इसको, n1। ठीक है ना, ये n1 हो गया, तो मैं लिख सकता हूं n1 इज इक्वल्स टू mg। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, n1 इज इक्वल्स टू mg। सेकेंड वाले का डायग्राम बनाए, बड़े वाले का, कैपिटल M। अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस है आप खुद देख करके बताओ। तो आप कहोगे सर इस पर सबसे पहले फोर्स है नीचे ये वाला, ऊपर से लग रहा है mg, mg। ठीक, फिर इसका खुद का mg कैपिटल M और g, और इन दोनों को बैलेंस कौन करेगा, ऊपर की तरफ n2। हालांकि एक ही पॉइंट पे दिखाने चाहिए पर मैं अलग अलग दिखा रहा हूं पॉइंट पे, ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन इसके सेंटर पे होगी। तो ये हो गया n2, तो हम लिख सकते हैं n2 ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, mg प्लस mg, तो g m प्लस m। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन, यहां पे कितने फोर्सेस हैं, दो हैं, है ना, कैपिटल mg स्मॉल mg। तो इस तरह से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो mg प्लस n1 n2। क्यों? क्योंकि n1 बराबर mg है, तो mg की जगह n1 भी लिख सकते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आपको, है ना, इससे बेसिक कुछ नहीं। चलिए मान लीजिए आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए,
ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इस पर आपने ऐसे फोर्स लगाया एफ, एफ कहेगा बताओ फोर्स ऑन कैपिटल एम। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैंने यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या पूरा 5 न्यूटन का फोर्स यहां तक आएगा? जी नहीं, थोड़ा बहुत फोर्स तो ये खा जाएगा ना भाई अपना छोटा वाला, जो बचा कुचा फोर्स होगा वो आगे तक प्रोपगेट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको ऐसे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सर एफबीडी बनाते हैं, तो एफबीडी बनाएंगे तो ये वाला ले लो, सबसे पहले छोटा वाला एम ले लो, है ना। इस पर कौन कौन सी फोर्सेस है, एक तो है एफ है, एक है नीचे एम जी, ऊपर है एन, एक है इधर से एन वन कह देता हूं इसको। क्यों? देखो ऐसे समझो, मान लो ये एक फोर्स है, ये एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है ना। जब इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक को धक्का दिया, तो जैसे ही इस ब्लॉक को धक्का देगा ये वाला ब्लॉक इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, है ना। वैसे जैसे इसने इसको पुश किया, तो इसने इस पर क्या किया, बड़े वाले ने छोटे वाले पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल रिएक्शन N1 कह दिया मैंने इसको, ठीक है। बस, तो मैं यहां लिखूंगा इसके लिए N इज टू एम जी, N इज टू एम जी। और इस पर टोटल कितना फोर्स है, छोटे वाले पर, छोटे वाले पर एफ नेट आएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ माइनस एन वन, एफ माइनस एन वन। और इसको कह सकते हैं एम इंटू ए, एफ माइनस एन वन। तो ए की वैल्यू आ गई एफ माइनस एन वन अपॉन एम, ये आ गया भाई, ठीक। अगर बड़े वाले की बात करें तो बड़े वाले पर कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो कैपिटल एम वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे N1, भाई जितना एक्शन उतना रिएक्शन है, जितना एक्शन उतना रिएक्शन, है ना। इन दोनों के बीच में कितना इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन है N1, एक दूसरे पर ये N1 फोर्स लगा रहे हैं, है ना। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ये कैपिटल एम है, सॉरी, है ना। N1 नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा अगेन n कह दो, तो यहाँ पे कैपिटल N बराबर mg, एन डैश कह देता है इसको, है ना, एन डैश, क्योंकि n यहाँ पे ले लिया है तो इसको एन डैश कर सकते हैं। अब क्या, नाउ अब सिंपल है, सिंपल, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, हम यहाँ पे इसका टोटल एक्सेलरेशन कितना है, इसके इस पर टोटल फोर्स है N1, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है ना N1, F बराबर N1, तो लिख सकता हूं M इंटू ए इज इक्वल्स टू N1, ठीक है, सही है सर। अच्छा एक चीज और जो है मैं आपको बताना भूल गया, अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों का एक्सेलरेशन मस्ट बी सेम, क्योंकि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ अपॉन एम प्लस एम, ये एक्सेलरेशन होगा। मैं चाहूं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां रख सकता हूं, तो N1 भी आ जाएगा मेरे पास, है ना। ये एक्सेलरेशन वैसे मैं यहां पे रख दूंगा, ये वाला एक्सेलरेशन यहां रख देता हूं, तो N1 आ जाएगा, क्योंकि मुझे N1 ही चाहिए है, N1 निकाल लूंगा। N1 कितना आएगा, M, कैपिटल M इंटू एफ अपॉन एम प्लस एम। और अगर मैं यहां पर ये ए की वैल्यू यहां रखता तो भी मेरे पास एन की वैल्यू यही आने वाली थी, ठीक है। तो यहां से मैं N1 निकाल लिया मैंने कि इन दोनों के बीच में कितना इंटरेक्शन फोर्स है, कितना नॉर्मल रिएक्शन है। तो इस तरह से हम एफबीडी बना सकते हैं। हम थोड़े से एफबीडी और बना के देखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे देखें, ये ले लेते हैं, चलिए एक मान लेते हैं, एक स्फीयर है, इसका मास है कैपिटल एम, ये दो एजेस पे इस तरह से टिका हुआ है, ये दो एजेस पे टिका हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक। तो इस पर अब कौन कौन से फोर्सेस हैं, सबसे पहला फोर्स है कैपिटल एम जी,
अच्छा यहाँ पे दिखाना नहीं है, अभी हमें इसको एफबीडी बनाना पड़ेगा तब इसका कंसिडर करेंगे। तो वापस से मैं इसको हवा में टांग देता हूँ, हवा में टांग दिया। अब इसका एफबीडी बनाएंगे तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रहे हैं, है ना। तो आप बोलोगे सबसे पहले सर mg, जी हाँ mg तो हमेशा काम कर ही रहा है। अब क्या नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है? नहीं। अब समझिए ये सरफेस पे नहीं रखा है, ये ऐसे दो एजेस के बीच में टंगा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन इसको ऐसे मिलेगा, ऐसा। तो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा इसको ऐसा, n n, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल रिएक्शन उसको यहां से मिलने वाला है, ठीक है। मान लीजिए एंगल थीटा है, तो हो जाएगा n साइन थीटा, इसका n साइन थीटा, और इस वाले का भी n साइन थीटा, तो हो जाएगा 2n साइन थीटा, इसका n साइन थीटा, इसका n साइन थीटा, और जबकि n cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, देखो अपोजिट है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे n cos थीटा विल कैंसिल ईच अदर, दोनों n cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जबकि mg बराबर कितना आ जाएगा, 2n साइन थीटा, mg इक्वल्स टू 2n साइन थीटा। तो कितना नॉर्मल रिएक्शन मिला, नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा mg अपॉन 2 साइन थीटा, mg अपॉन 2 साइन थीटा। ये हो गया, काम खत्म, बस और क्या चाहिए। सिर्फ इतना ही हमें करना था। थीटा क्या है यहाँ पे, अगर हमने कहा भाई ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये देखो इस तरह से, ठीक है ना। ये आर है तो ये भी आर है, दोनों रेडियस है ना, इसलिए दोनों एंगल बराबर लिए मैंने, ये भी थीटा ये भी थीटा, इस तरह से। तो ये थीटा निकालना बड़ी बात नहीं है। अगर हम वैसे चाहें और ज्यादा डिटेल में जाना चाहो तो भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ तो देगा, मान लो एल दे दिया, एल दे दिया, तो ये एल है, ये आर है, ये आर है, तो ये एल बाई टू हो जाएगा, एल बाई टू इतना पूरा एल है, ये एल है, एल बाई टू ये आर, तो थीटा भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो साइन थीटा हो जाएगा आर अपोजिट अपॉन आर, अपोजिट कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 अपॉन आर। तो साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें इसमें बहुत सारा कुछ कैलकुलेट करना है। बेसिक एक हमें एफबीडी का आइडिया होना चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से बनाना है ना। अगर वो हमें आ गया तो फिर सब आ जाएगा। एक दो डायग्राम हम लोग और बनाकर देखेंगे और उसके बाद फिर इस लेक्चर को समाप्त कर देते हैं। अब देखिए एक डायग्राम और बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइंड का लेते हैं। मान लीजिए इंक्लाइंड इस तरह से है, ये ठीक है। अब यहां पर ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, हमारी बॉडी, ठीक। क्या मूविंग बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सकता है? अभी तक की सारी बॉडीज स्टेशनरी थी, रुकी हुई थी, तो मूविंग बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको ऊपर से ऐसे बना दिया। मान लो एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है, इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, बेटा ये एंगल हो जाएगा अगेन थीटा, है ना, क्योंकि ये 90 है, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, तो ये अगेन थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और नीचे आ जाएगा mg sin थीटा, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब क्या बचा, लगा दो, ये लगा mg cos थीटा, इसके अपोजिट लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लगेगा mg sin थीटा, ऊपर लगेगा, मान लो फ्रिक्शन लग गया, मान लेते हैं फ्रिक्शन है। अब फिर भी ये फ्रिक्शन है, तो अब दो सिचुएशन हो सकती है। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गए तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगी, है ना, रुक जाएगी। और अगर ये ज्यादा हो गया एफ आर से तो ऑब्जेक्ट चलने लगे। दोनों सिचुएशन बनाया था। इफ एफ आर इज लेस देन mg sin थीटा,
तो फोर्स कैसे बनेगा, तो लिखेंगे इसको n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन को सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल पे आएंगे तो एफ नेट आ जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि ये वाला ज्यादा है तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एम जी, यानी कि म्यू इंटू एन। एफ आर बराबर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय एन, तो वो लिख सकते हैं। अभी उस डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, फिलहाल हमारा मोटिव है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और कुछ इक्वेशंस यहाँ पे डिराइव करके रख सकें, तो हो जाएगा। अगर मान लो इफ, यदि एम जी साइन थीटा, सॉरी एम जी साइन थीटा बराबर है एफ आर के, फ्रिक्शन के, तो क्या, तो सिर्फ n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा लिखेंगे, बिकॉज इस डायरेक्शन में तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स अगर बराबर हो गए तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो फिर हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखने की जरूरत है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। बट फ्री बॉडी डायग्राम में भले ही जीरो हो या ना हो, जीरो हो या ना हो, हमें सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। अब यहां समझ सकते हैं, यहां पे आपको कोई और फोर्स दिख रहा है क्या, कोई स्ट्रिंग है क्या, स्ट्रिंग नहीं, कोई स्प्रिंग है क्या, नहीं है, तो वो फोर्सेस कंसीडर नहीं करने। चलिए एक फोर्स और ले लेते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग और स्प्रिंग को भी दिखा देंगे। तो स्ट्रिंग और स्प्रिंग फोर्स को दिखाने के लिए हम पुली सिस्टम भी ले सकते हैं और बिना पुली का भी ले सकते हैं। तो मैं एक पुली वाला लूंगा और एक बिना पुली का लूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये ऐसा है, एक ब्लॉक है, इसके साथ स्प्रिंग जोड़ देते हैं। ये स्प्रिंग है और दिस इज स्प्रिंग। इन दोनों के फ्री डायग्राम बना सकते हैं M1 और M2। तो सबसे पहले M1 का बनाते हैं। M1 में ऊपर क्या लगेगा, ऊपर, अब नॉर्मल रिएक्शन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे टी, टेंशन। ऊपर लग रहा है टी, टेंशन, टेंशन। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है M1G और एक लग रहा है KX। भाई स्प्रिंग भी तो फोर्स लगा रही है ना नीचे, KX, तो वो भी लेंगे। जी हाँ, स्प्रिंग इस पर भी फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ KX, और इस पर नीचे की तरफ क्या लगा रही है, KX। दोनों तरफ KX लगेगा तो KX आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा T बराबर M1G, M1G प्लस KX, ये आ गया। इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा, दो फोर्सेस ही हैं इस पर, तो नीचे आएगा M2G, ऊपर आएगा KX। अभी देखिए नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिया मैंने, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन है ही नहीं। नॉर्मल रिएक्शन तब लगेगा जब सॉलिड सरफेस पर आएगा, यहाँ पे तो सरफेस है नहीं, यहाँ तो टंगा हुआ है बेचारा, हवा में हैंगिंग है, तो कैसे होगा, तो ऐसे होगा। तो यहाँ पर इसमें और कोई फोर्स है क्या, नहीं है, ठीक है साहब, KX बराबर M2G। अब यहाँ से जो भी हमें कैलकुलेट करने को कहेगा हम कर सकते हैं, वैल्यूज देगा, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना भी सीखेंगे, फिलहाल हम सिर्फ FBD पे फोकस कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब आगे चलेंगे।